Hello students, so we met again. How are you? Hope you all are fit and fine. I'm also very good. Students, हम लोग कौन सा चैप्टर इन करंट में पढ़ रहे थे? जो चैप्टर हम इन करंट में पढ़ रहे थे उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वी हैव कंप्लीटेड द कंटेंट इंट्रोडक्शन, मतलब जो कंटेंट के अंदर चीजें हैं वी हैव कंप्लीटेड टिल येट व्हाट? इंट्रोडक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन, Whittaker's 5 kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Okay, in that Whittaker's 5 kingdom classification we have completed Monera, Protista, Fungi and Plantae. मतलब Plantae अभी शायद पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इट इज इन द प्रोसीजर ऑफ कंप्लीशन. आज हमारा Plantae प्रॉपरली कवर अप हो जाएगा और हम एनिमेलिया किंगडम भी स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, लास्ट टाइम स्टूडेंट्स अगर हल्का सा एक रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से लें, बिकॉज इन डाइवर्सिटी इफ योर स्टडीज डे बाय डे शुड बी लिंक्ड, इट विल बी मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, तो अगर हम बात करें, प्लांटे पढ़ रहे थे हम. ठीक है, हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, चाहे चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं हुआ हो, जो करंट में पढ़ रहे हैं वह हम हमेशा लिखेंगे. ठीक है, We are discussing Plantae. We are discussing Plantae. Plantae में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? We have discovered Thallophyta. ये जो इसके सब क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पर थे? बॉडी डिफरेंशिएशन, सीड बियरिंग. इफ दी सीड्स आर बियर्ड, दे आर बियर्ड नेकेड और इनक्लोज. ठीक है, ये सब आप लोगों ने देख लिया था. देन ब्रायोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडियोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा के बाद ये वो चीजें लिखा रही हूं जो कंप्लीट कर लिए हैं. फेनेरोगैम्स. इन फेनेरोगैम्स वी हैव डिस्कस्ड जिम्नोस्पर्म्स, वी हैव डिस्कस्ड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया था. देखो आज जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म्स की एक चीज की कैटेगरी को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो मोनोकोट्स और डाइकोट्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे. उसके बाद हम कह सकते हैं कि वी हैव कंप्लीटली कवर्ड दी प्लांटे किंगडम. ठीक है, अब आप बताओ जिम्नोस्पर्म्स में हम लोगों को क्या बच गया था? क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म्स? जिम्नोस्पर्म ऐसे फेनेरोगैम्स होते हैं जो सीड बियरिंग है. ओके फाइन, पर जो इनके सीड बियर्ड होते हैं, जो सीड प्रोड्यूस्ड होते हैं, दे आर नेकेड. उन पे कोई कवरिंग नहीं होती है. ये फ्रूट भी नहीं दे पाते हैं. ये एवरग्रीन होते हैं. इनकी लीव्स ऑटमन सीजन में शेड नहीं होती है, तो ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं. दे लुक एवरी टाइम एवरग्रीन. इनकी वुड होती है वो सॉफ्ट होती है. ठीक है, तो दे आर टर्म्ड एज सॉफ्ट वुड. जनरली हिली एरियाज में निडल लाइक लीव्स होती हैं क्योंकि इनको विंटर का लो टेम्परेचर बियर करना पड़ रहा है. ठीक है, तो अगर बर्फ गिरेगी तो वो पेनी लीव्स से जाके क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी. तो नैरो लीव्स होती हैं. हिली एरियाज में बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं बिकॉज द वैस्कुलर टिश्यूज आर सो मच डेवलप्ड. दे हैव वेरी मच वेल डेवलप्ड जाइलम, दे हैव वेरी मच वेल डेवलप्ड फ्लोएम. ठीक है, अब अगर इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या क्या आता है? जैसे देवदार का पेड़ है, पाइन का पेड़ है, काइकेट का पेड़ है. ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा जो कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स की, वो है जिम्नोस्पर्म्स में अगर सीड नेकेड हैं, अगर सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, तो वो जो इंडिविजुअल सीड है वो प्रॉपरली, जो खाली सीड है विच इज नॉट कवर्ड, किस तरीके से प्रेजेंट रहता है? मतलब जो सीड है जो कि प्रॉपरली कवर नहीं हुआ है वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है? तो हम अगर जिम्नोस्पर्म्स को थोड़ा सा और डिस्कस करें, जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, हम अगर इनके बारे में डिस्कस करें तो हम ये कह रहे हैं कि फेनेरोगैम्स with
नेकेड सीड्स, यही बोलूंगी ना, फेनेरोगेम्स विथ नेकेड सीड्स। अब देखो, इफ द सीड्स आर नेकेड देन हाउ सीड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर अपन दूसरे पॉइंट की बात करें तो इफ सीड्स आर नेकेड means they have no covering, they have no covering, ठीक है, then how the seeds are present, ये क्वेश्चन है, then how the seeds are present, कैसे होगा? देखो, इनमें जो जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स जो नेकेड हैं, सीड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोन्स, सीड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोन्स। क्या बोलूंगी स्टूडेंट्स? सीड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोन्स, इन द फॉर्म ऑफ कोन्स। कोन्स क्या होते हैं? आपने मेहंदी का कोन देखा है कभी भी? वो ऊपर से ब्रॉड होता है और जैसे जैसे नीचे आओगे उसका अपेक्स कैसा होता है? बिल्कुल पेना, टेपर्ड हो जाता है। ऐसा ही कुछ कोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल कोनिकल शेप का होगा। जो सीड्स कोन्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं वो बिल्कुल मतलब अपने कोन की तरह प्रेजेंट होंगे। देखो, ये आप मान लो कोई जिम्नोस्पर्म ले लो, जैसे ये दियोदार का प्लांट ले लो, इसकी लीफ क्या है? बहुत ज्यादा फाइन है, मतलब लंबी है, टेपर्ड है, निडल लाइक है। ठीक है, ये आप लीव्स का एक स्ट्रक्चर ले लो। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अब मैं ये बोल रही हूं कि द सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड, देन हाउ सीड्स आर प्रेजेंट। भाई अगर इनक्लोज्ड भी नहीं है तो सीड्स प्रेजेंट कैसे हैं, अपने आप को शो कैसे कर रहे हैं? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोन्स, और इन कोन्स में भी वी हैव मेल कोन्स ऑल्सो एंड वी हैव फीमेल कोन्स ऑल्सो, बिकॉज सीड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। फेनेरोगेम्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, देन इट मस्ट हैव अ सीड इनसाइड इट। अब सीड के ऊपर भी कवरिंग नहीं है तो वो जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी में आ गए। वो फेनेरोगैम्स जिनके सीड्स के ऊपर कवरिंग नहीं होती है वो जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं कह रही हूं जिम्नोस्पर्म्स में अगर सीड के ऊपर कवरिंग नहीं है देन देयर प्रेजेंटेशन मस्ट बी लाइक अ कोन। तो कोन में क्या है? दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ टू कोन्स। ये डायग्रामेटिकली बताऊंगी मैं कोन्स के बारे में। टू कोन्स आर प्रेजेंट, टू कोन्स आर प्रेजेंट। देखो क्या होगा? वन इज मेल कोन, वन इज मेल कोन एंड अनदर इज फीमेल कोन। ठीक है, अब क्या होता है? देखो, अगर अपन सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मेल कोन आर स्मॉलर इन साइज, मेल कोन आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, ये थोड़ा लार्जर इन साइज, ये थोड़ा लार्जर इन साइज। तो ऐसा बना सकती हूं मैं इसको कि ये ऐसा कोन की तरह स्ट्रक्चर होता है कुछ। ये आपका फीमेल कोन है बड़ा वाला और मेल कोन है आपका छोटा वाला, मेल कोन है आपका छोटा वाला। ठीक है, द सीड्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कोन्स। ऐसे बता सकती हूं, द सीड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोन्स। ठीक है, और अगर मेल कोन की बात करूं तो सिमिलर, बस थोड़ा मेल कोन छोटा है। मेल कोन क्या है? थोड़ा छोटा है। अब बताओ मेल्स, अगर हम अपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, देखो
अगर हम अपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, थोड़ा इसको समझने के लिए बताना जरूरी है, तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफरेंट एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. The male has a well-developed reproductive system. The female has also well-developed reproductive system. दोनों में मेटिंग होती है, दोनों में मेटिंग होती है. Then a zygote is formed. Zygote undergoes division and development result in embryo. An embryo will finally result into a organism. ठीक है, तो मैं ये कह रही हूं कि फेनेरोगेम्स में एम्ब्रियो की मार्क द बिगिनिंग हो चुकी है. दैट मीन्स सीड्स हैं, दैट मीन्स प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंड द प्लांट्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड सच एज टॉल प्लांट्स, वेरी वेल डेवलप्ड प्लांट, सब कुछ है जो उनमें है. अब दैट मीन्स कि जो रिप्रोडक्शन होगा मेल और फीमेल के बीच में प्लांट्स के केस में, तो क्या चीज बनेगी? सीड बनेगा. ठीक है, क्या बनेगा? सीड बनेगा. भाई पहले तो उनके एसोसिएशन से एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो डिवाइड करके एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा है, तो ऑर्गेनिज्म का नाम प्लांट्स कैटेगरी में मैं क्या डाल रही हूं? सीड ना. फिर सीड डेवलप होते 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 बड़ा प्लांट बन जाता है. जैसे आप जब पैदा हुए हो तो बहुत छोटे से थे, इतने से साइज के थे, धीरे 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 आपकी साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. हर ऑर्गन वेल डेवलप्ड हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ठीक है, तो अगर अपन इसकी बात करें तो मेल कौन, जैसे हम अगर अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल कौन से कंपैरिजन करें, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा क्या है कि वो फीमेल के साथ अगर रिप्रोडक्शन करेगा, मेटिंग करेगा, तो एक न्यू वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए कैपेबल है. वो अपने अंदर ऐसे कोई स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करेगा विच इज एबल टू फर्टिलाइज, जिसमें कुछ रिप्रोडक्शन की, कुछ पैदा करने की पावर होगी. तो हमारे में जो मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस, दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज स्पर्म्स, विच आर नोन एज स्पर्म्स, विच आर नोन एज स्पर्म्स. अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे में तो स्पर्म्स की प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर होता है, एक वेल डिफाइंड डिजाइन होता है. प्लांट्स में मेल्स अपने स्पर्म्स को कैसे शो करते हैं? भाई फीमेल्स की तरह तो दे नेवर एवर हैड. भाई स्पर्म्स कैसे दिखते हैं मेल्स में? ऐसे होते हैं स्पर्म्स. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये अगर अपन मेल्स की बात करें, मेल ह्यूमन में ये क्या है? स्पर्म्स है. तो स्पर्म्स प्लांट्स में तो ऑब्वियसली इस तरीके से नहीं होंगे. ठीक है, वो किस तरीके से होंगे? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स. अभी जब मैं आपको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ाऊंगी ना, उसमें आपको पॉलिनेशन समझाऊंगी. अभी आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए कि आपके जिम्नोस्पर्म्स में वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. तो वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए यू शुड हैव अ मेल वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड अ फीमेल वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो इसमें क्या है? स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में होते हैं. अब अगर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है? फीमेल में जो स्ट्रक्चर एज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, या जिस स्ट्रक्चर में कैपेबिलिटी है कि वो फर्टिलाइज हो सके, भाई मेल फीमेल को फर्टिलाइज करता है, मेल अपने स्पर्म से फीमेल को फर्टिलाइज करता है. तो मेल में तो रिप्रोडक्शन करने के लिए स्ट्रक्चर है, मेल में तो फर्टिलाइज करने के लिए स्ट्रक्चर है, मेल में कैपेबिलिटी है कि वो एक न्यू यंग वन को जन्म दे सके, लेकिन एज सच फीमेल में भी होना चाहिए. तो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जो फर्टिलाइज होता है, मेल फर्टिलाइज करता है, फीमेल फर्टिलाइज होती है. अगेन अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. मेल फर्टिलाइज करता है, फीमेल फर्टिलाइज होती है. मेल फर्टिलाइज करता है, फीमेल फर्टिलाइज होती है. तो फीमेल के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको मेल का स्पर्म फर्टिलाइज करेगा? आप ह्यूमन को कंसिडर करो, इसमें आपको सिर्फ नाम चेंज करना है, मेथड वही है रिप्रोडक्शन का. ठीक है, तो मैं कह रही हूं मेल फर्टिलाइज करता है, फीमेल फर्टिलाइज होती है. तो फीमेल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है? ओवा. फीमेल के अंदर क्या है? ओवा. फीमेल के अंदर क्या है? ओवा. और वो प्लांट में जो उसके फीमेल कौन से रिलेटेड बात करें तो ओव्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. तो मेल ह्यूमन का स्पर्म इज इक्विवेलेंट टू प्लांट का पोलन ग्रेन.
ठीक है, मेल ह्यूमन का स्पर्म्स इज इक्विवेलेंट टू पोलन, इक्विवेलेंट बोला, इक्वल नहीं बोला, उसकी शेप और डिजाइन अलग है, इसकी अलग है। और फीमेल का ओवा इज इक्विवेलेंट टू प्लांट का ओव्यूल। ठीक है, मैं बात कर सकती हूं मेल ह्यूमन स्पर्म्स, इसको लिख लेना साइड में कहीं, इज इक्विवेलेंट टू प्लांट्स पोलन ग्रेन्स, प्लांट्स पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और फीमेल, ठीक है, फीमेल ह्यूमन ओवा इज इक्विवेलेंट, इसको मैं वापस लिख देती हूं स्टूडेंट, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। फीमेल ह्यूमन ओवा इज इक्विवेलेंट टू प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स ओव्यूल, मतलब स्पर्म तो करेगा फर्टिलाइज ओवा को, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, ओवा फर्टिलाइज होगा। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज करेगा तो ओव्यूल फर्टिलाइज होगा, तो उस ओव्यूल के अंदर सीड बनेगा, और उसके अंदर जो सीड बन रहा है उसको खाना पानी या प्रोटेक्शन एम्ब्रियो से मिल रही है, वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन सीड जब बाहर आ जाएगा, वेल डेवलप होकर, तो न्यू प्लांट को क्या कर देगा, रिप्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूं स्मॉलर इन साइज, प्रोड्यूस स्पर्म्स इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स, प्रोड्यूस स्पर्म्स इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स, इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस ओवा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो मेल कौन छोटा है, तो ये क्या होंगे, इसके कुछ कुछ पोलन ग्रेन्स टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं ओव्यूल होगा, तो ओव्यूल आप कंसीडर कर लीजिए। अभी अपन कोई एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो डीप में नहीं जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया। चलिए, अब आप मुझे बताइए, आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो तरीके से समझ लिया है, किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में। अब अगर अपन बात करें कि चलो मेल कौन है, पोलन ग्रेन्स हैं, फीमेल कौन है, ओव्यूल है, रिप्रोडक्शन होगा कैसे, रिप्रोडक्शन होगा कैसे, आप 2 मिनट सोचो और मुझे बताओ कैसे होगा रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली आइदर फीमेल गो टू द मेल या मेल कम्स टू द फीमेल, वेरी सिंपल आंसर, प्रैक्टिकल आंसर तो यही होगा ना। इनमें क्या होता है, फीमेल कोन में एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, फीमेल कोन में एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि मेल कोन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। फीमेल कोन में एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि मेल कोन को अट्रैक्ट करता है। तो मेल कोन अट्रैक्ट होगा तो अपने पोलन ग्रेन्स को किधर भेजेगा, अपने पोलन ग्रेन्स को किधर भेजेगा, फीमेल कोन के ओव्यूल पे। ठीक है, अब देखो पॉलिनेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन विंड से भी उड़ के आ सकते हैं, कोई इंसेक्ट ला रहा है जैसे हनी बी, दैट इज ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। ठीक है, तो किसी भी तरीके से अभी मेथड नहीं पढ़ना, हमें इंटरमीडिएट पाथवे नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ इतना पढ़ना है कि किस तरीके से होता है। ठीक है, वो भी सुपरफिशियली। तो फीमेल कोन्स में एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि मेल कोन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मेल कोन के पोलन ग्रेन्स फीमेल कोन के ओव्यूल पे जाते हैं, एंड इट फर्टिलाइज द ओव्यूल, देन द सीड इज प्रोड्यूस, तो वो सीड का, अब देखो, अब शायद आप इस लॉजिक को बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि सीड कोन की फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑब्वियसली बात है कि अगर सीड एक मेल कोन और फीमेल कोन में आप कंसीडर कर रहे हो तो फर्टिलाइजेशन तो दोनों के बीच में ही हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई सीड है, सीड आपका फीमेल कोन में है, मेल कोन में है। ठीक है, तो एक्चुअली वहां पर अगर देखा जाए
तो जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स कवर्ड नहीं है, जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स आर नॉट कवर्ड। अगर वो कवर्ड होते तो वो कोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। एक्चुअली सीड का जो प्रेजेंटेशन है वो जिम्नोस्पर्म्स में कोन्स की तरह। आप इन कोन को एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी जिम्नोस्पर्म्स का क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। वो एक समझाने का तरीका होता है। देखिए आपके वेरियस टेक्स्ट बुक में अलग अलग चीजें लिखी हुई है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में आपको एक ही बताऊंगी कि सीड इन दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होगा, इन दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से फर्टिलाइजेशन होगा। तो सीड को अगर अपन प्रॉपरली माने तो सीड का रिप्रेजेंटेशन कैसा है जिम्नोस्पर्म्स में, कोन्स की फॉर्म में। किसकी तरीके से है, कोन्स की फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होता है, चलो पहले तो इसको लिखो जो मैं बता रही थी कि female cone has a sticky substance in it, has a sticky substance in it, ठीक है, which attracts the male cone, which attracts the male cone to facilitate, to क्या करवाने के लिए, क्या फैसिलिटी देगा, to facilitate transfer of pollen grains, transfer of pollen grains, transfer of pollen grains to, transfer of pollen grains to the ovule, to the ovule of female cone, to the ovule of female cone। अब इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, जब पोलन ग्रेन्स फीमेल के ओव्यूल को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, दैट प्रोसीजर इज नोन एज पॉलिनेशन, दैट procedure is called as pollination, is called as pollination। ठीक है, अगर सिंपल टर्म्स में बात करूं तो रिप्रोडक्शन, सिंपल टर्म्स में बात करूं तो रिप्रोडक्शन। ठीक, अब देखो ये तो आपका क्या है, जिम्नोस्पर्म्स कवर अप हो गए। अब देखो ये जिम्नोस्पर्म्स के क्या क्या यूजेस है। भाई जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, ट्रीज बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, टॉल के कारण स्टेम का जो एरिया है वो अच्छा खासा है, आपको वुड ज्यादा मिल जाएगा, तो यू कैन यूज वुड। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, ये जो वुड होती है जिम्नोस्पर्म्स की, ये किसमें काम आती है, फर्नीचर्स, पता ना दियोदार की वुड है, प्योर सागवान की है। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू द नेम्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो यूज्ड इन मेकिंग क्या, फर्नीचर, यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। ठीक है, अब इनकी लीव्स क्या होती हैं, काफी हद तक मेडिकेटेड होती है। जैसे आपने मेडिमिक्स का सोप सुना होगा, एक आयुर्वेदिक सोप है, मेडिकेटेड सोप है, तो उसमें आपको एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर ऊपर बनी हुई होगी, तो इट मीन्स दैट इट मे गेट डिराइव्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो हेल्प्स इन मेकिंग सोप। ठीक है, साथ में कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे परफ्यूम्स बनाने में भी यूज करते हैं, परफ्यूम्स। ठीक है, मेन यूजेस ये सब है। फर्नीचर में आपकी वैरायटी ऑफ फर्नीचर्स आ गए, जो भी आप वुड का बनाते हैं वो जनरली किससे डिराइव होते हैं, जिम्नोस्पर्म से। किससे डिराइव होते हैं, जिम्नोस्पर्म से। और सोप बनाने में हेल्प करते हैं, परफ्यूम बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज में हम सामान यूज करते हैं उसमें भी जिम्नोस्पर्म्स का क्या है, काफी बड़ा रोल है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो इसकी कंटिन्यूटी चल रही थी, वो क्या है स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म्स। क्या है स्टूडेंट्स,
एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में मैंने आपको क्या बताया था, मैं कह सकती हूं कि प्लांट्स के सब क्लासिफिकेशन में दे आर द लास्ट वन, सो दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन, दे आर द मोस्ट डेवलप्ड वन। ठीक है, तो मैं कह सकती हूं ये क्या है आपके फेनेरोगैम्स, ये क्या है आपके फेनेरोगैम्स हैविंग इनक्लोज्ड सीड्स, हैविंग इनक्लोज्ड सीड्स। अब देखो ये सीड बियरिंग है। अब बोलते हैं कि सीड के अंदर अगर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अगर सीड के अंदर भी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे आप ऐसे कर लो, इसे बोलेंगे कॉटिलीडन। मतलब इनसाइड द सीड देयर इज वन मोर सीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन इट, सो इट इज नोन एज कॉटिलीडन। इसलिए कॉटिलीडन को सीड लीफ भी बोलते हैं। कॉटिलीडन को क्या बोलते हैं? सीड लीफ। सीड के अंदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जैसे कॉटिलीडन बोलेंगे। अगर सीड के अंदर एक कॉटिलीडन है तो प्लांट एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में कौन सा हो जाएगा? मोनोकॉट। अगर सीड के अंदर दो कॉटिलीडन्स हैं तो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में वो प्लांट क्या हो जाएगा? डाइकॉट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉटिलीडन। ठीक है, अगर हम बात करें इन सीड्स, ठीक है, इन सीड्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर is present inside it called as cotyledon, called as cotyledon। ठीक है, अब अगर अपन बात करें if one cotyledon inside the seed, इससे पहले आप एक लाइन और कर लीजिए, cotyledon also called as seed leaves, also called as seed leaves। ठीक है, तो मैं कह सकती हूं if one cotyledon inside the seed, then it is known as monocots या monocotyledons plants। monocotyledon एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बता रही हूं। और अगर if two cotyledons are present inside the seed, if two cotyledons are present inside the seed, then the plant is known as dicots या dicotyledons एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, डाइकॉट्स या फिर डाइकोटिलिडन्स इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट डाउन करिए। चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्लांट्स के बारे में हमने बहुत कुछ चीजें पढ़ी थी स्टूडेंट्स। देखो कोई भी अगर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे राइट फ्रॉम मोनेरा टू एनिमेलिया, तो वी हैव सीन सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन। जो मोनेरा में नहीं है वो प्रोटिस्टा में डाल दो, जो प्रोटिस्टा में नहीं है वो फंगाई में डाल दो, जो फंगाई में कमी रह गई है पुट इट इन द प्लांट एंड दे फाइनली वेल डेवलप वी हैव गॉट एनिमल्स। अब उनके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन है, क्योंकि मोनेरा में कुछ नहीं है तो ऑर्गेनिजम्स कम है। थोड़ा सा प्रोटिस्टा में आया तो ऑर्गेनिजम्स बढ़ गए, और आया फंगाई में ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ गया, प्लांट्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया और एनिमल्स में तो उससे ज्यादा बढ़ गया। तो अब अगर दिन ब दिन आपके एक पर्टिकुलर किंगडम में ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे, उनके फीचर्स डेवलप होते जाएंगे, कैरेक्टर्स डेवलप होते जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनके अंदर भी सब क्लासिफिकेशंस करने पड़ेंगे। सब क्लासिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन हो,
तो अगर आपको उसके अंदर भी कोई सब क्लासिफिकेशन करना है तो यू हैव टू रिक्वायर अ न्यू बेसिस। आपको एक नए बेसिस की भी तो नीड है भाई। वैसे बेसिस पे आपने किंगडम को क्लासिफाई किया तो आपको पर्टिकुलर किंगडम के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन के लिए बेसिस चाहिए, तो हमने बेसिस उठा लिए। तो हमने देखा कि प्लांटे में आकर हमें काफी सब क्लासिफिकेशन मिले, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आज हमने क्या किया, पूरा एंजियोस्पर्म ढंग से पढ़ लिया है, उसके अंदर मोनोकोट डाइकोट का इंट्रोडक्शन ले लिया है। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोकॉट के बारे में पढ़ लेंगे, डाइकॉट के बारे में पढ़ लेंगे और एंजियोस्पर्म्स के यूजेस पढ़ लेंगे। तो इसके साथ आपका प्लांटे क्या होगा कल कवर अप हो जाएगा। और ऐसे तो आज स्टार्ट करने का था, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो गया क्योंकि डाइवर्सिटी मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहती हूं कि भले ही आपके 9th के सिलेबस में बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, बट इफ यू प्रोसीड टू दी हायर क्लासेस आपके दिमाग में एक सिनेरियो पिक्चर हमेशा चैप्टर्स की क्लियर हो, क्योंकि चैप्टर्स रिपीट होते हैं सिर्फ अपडेटेड वर्जन में। ठीक है, तो मोनोकोट डाइकोट पढ़ लेंगे, यूजेस पढ़ लेंगे और एनिमेलिया स्टार्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।